Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about delegated legislation. Now this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पहले वो समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट कानून बनाती है और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाती है। लेकिन ये जो लॉ बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें ब्रॉडर एरियाज़ पे काम होता है, यानी कि मोटी मोटी बातें लिखी जाती हैं। एग्जैक्ट डिटेल्ड बातें कानून बनाते वक्त नहीं लिखी जा सकती। द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वेल फ्रेमिंग लॉ कैन नॉट गेट इनटू ईच एंड एवरी निटिग्रिटीज। जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, फिर दे आर लेफ्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव्स टू डिसाइड। तो पार्लियामेंट ने कानून बना करके दे दिया सरकार को, और सरकार के जो गवर्नमेंट लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे डिसाइड मैनी बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। और फिर धीरे धीरे सबऑर्डिनेट लेवल की अथॉरिटीज़ अपने अपने लेवल पे कई सारे रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करती हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो डेलीगेशन है, मोटे मोटे कानून बना करके लेजिस्लेचर ने ये डेलीगेट कर दिया बाकी की सारी ड्यूटी एग्जीक्यूटिव्स को कि अब आगे आप इस कानून के से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजंस बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो डेलीगेट करने का प्रोसीजर है, इसी को कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो पढ़ते हैं, द पार्लियामेंट रूटीनली डेलीगेट सर्टेन फंक्शन टू अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिंस एवरी एस्पेक्ट कैन नॉट बी डेल्ट विथ डायरेक्टली बाय द लॉ मेकर्स देमसेल्फ। लॉ मेकर्स हर मुद्दे पे तो लिख के नहीं दे सकते ना कि कैसे एग्जैक्टली कानून बनेगा। सो दिस डेलीगेशन ऑफ पावर इज नोटेड इन स्टैच्यूट विच आर कॉमनली रेफर्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो बाकी के जो नियम बनाए जाते हैं, एक तो मोटा मोटा कानून बना दिया लेजिस्लेचर ने, और उसके अलावा जो बाकी के नियम बनाए गए एग्जीक्यूटिव्स द्वारा उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। इट इज़ अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट। दुनिया के अलग अलग देशों में इसको फॉलो किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट एंड डिजायरेबल, क्योंकि पार्लियामेंट हर मुद्दे पे कानून या हर मुद्दे पे पूरे डिटेल में बातें नहीं लिख सकती। सो सम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ ऑल्सो टू बी डन। आखिर ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है लैक ऑफ टाइम। द पार्लियामेंट के पास इतना सारा वक्त नहीं होता कि हर एक प्रोविजन पे वो फैसला करे, बिकॉज पार्लियामेंट इज एडजर्न्ड टाइम टू टाइम। लैक ऑफ एक्सपर्टीज। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, members of parliament, they do not have technical expertise in different subjects like IT, security, money laundering, clinical research। तो इन सब मुद्दों पे जब वो कानून बनाते हैं तो एग्जैक्टली उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस वो एग्जीक्यूटिव्स पे छोड़ देते हैं, ताकि एग्जीक्यूटिव्स अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है टाइम टू टाइम। क्या क्या एरियाज़ हैं क्रिटिसिज्म के, वो भी ज़रा देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इवन एग्जीक्यूटिव्स आर जनरलिस्ट। जैसे ये कहा जा रहा है कि द लेजिस्लेचर्स डू नॉट हैव एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इन ऑर्डर टू मेक डिटेल्ड प्रोविजन, वैसे ही एग्जीक्यूटिव्स ऑल्सो आर नॉट एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट। तो उनको अगर किसी भी टेक्निकल मैटर में डिटेल्ड प्रोविजन बनाना होता है तो दे ऑल्सो नीड टू कंसल्ट एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन, IT, इकोनॉमिक्स। तो इवन लेजिस्लेचर्स कैन कंसल्ट दोज एक्सपर्ट्स। लेजिस्लेचर्स के लिए तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी होती हैं, एंड दैट इज़ हाउ ये पॉइंट कि लेजिस्लेचर्स के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, दैट पॉइंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड वेरी मच वैलिड। उसके अलावा जो प्रोविजन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, समटाइम्स इट इज़ मिसयूज्ड एज वेल। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस तरीके के नियम बना देते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन का इस्तेमाल करके, जिससे उनके पास आर्बिट्ररी पावर आ जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इस एक्ट में जो मोटी मोटी बातें लिखी वो पार्लियामेंट ने बनाई।
फिर सरकार ने इससे रिलेटेड कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाए। उसके अंतर्गत 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो एग्जीक्यूटिव्स का हिस्सा होगा, सरकार का हिस्सा है, इट इशूड ए नोटिफिकेशन दैट अंडर TRAI एक्ट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन अ टेलीकॉम कंपनी एंड गवर्नमेंट देन ओनली गवर्नमेंट कैन मेक रेफरेंस टू TRAI। सरल सा मतलब ये है कि सरकार और टेलीकॉम कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला कि TRAI को, जो टेलीकॉम फील्ड का रेगुलेटर है, उसको सिर्फ और सिर्फ सरकार कंसल्ट कर सकती है, कंपनियां कंसल्ट नहीं कर सकती। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सरकार ने नियम बनाया कि सरकार और कंपनियों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो बस सरकार ही TRAI के पास जा सकती है, टेलीकॉम कंपनियां नहीं जा सकती हैं। तो इस तरीके से सरकार ने, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसने अपने पावर का एक्सेसिव यूज कर लिया या मिसयूज कर लिया। तो दिस इज हाउ एग्जीक्यूटिव्स through the provision of delegated legislation can misuse their power. That is another problem. Against the principle of separation of power, हमारा संविधान कहता है कि there will be 3 wings of the government. Legislative branch will form law, executive branch will implement law and judicial branch will adjudicate law. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो कानून बनाने का काम है, वो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को मिल जा रहा है। सो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। समटाइम्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो प्रोविजन है, इट कर्टेल्स इंडिविजुअल लिबर्टी। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके हाथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाता है और अपने हिसाब से वो रूल्स को ब्रेक करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिससे आम आदमी को काफ़ी तकलीफ होती है। समटाइम्स द अथॉरिटीज़ मेक आर्बिट्ररी रूल दैट लीड्स टू इनजस्टिस और वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये जो कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो स्लोगन था, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवॉल्यूशन बाय द अमेरिकन कॉलोनीज। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक लोगों को कानून बनाने का हक ना मिले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब तक उनसे टैक्स वसूलने का भी हक किसी को नहीं है। तो पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो असल में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा है। तो जब वो कानून बनाते हैं तो वो हमारे बिहाफ पे कानून बना रहे हैं। तो व्हेन वी आर हैविंग पावर टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, देन ओनली गवर्नमेंट शुड टैक्स अस। विदाउट रिप्रेजेंटेशन वी शुड नॉट बी टैक्स्ड। That is a basic concept that started with American Revolution, कि there should be no taxation without representation. This concept is followed worldwide in general, in a broader principle. तो जब पार्लियामेंट के लोग कानून बनाते हैं तो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उस केस में हमसे टैक्स कलेक्ट करना ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स अगर कानून बना रहे हैं थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो दैट इज लाइक नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उस केस में टैक्सेशन इज ऑल्सो नॉट वैलिड और जस्टिफाइड। अब एक करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, आखिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे ये आर्टिकल आया ही क्यों है। तो 2016 में जो भारत सरकार डीमोनेटाइजेशन लेकर के आई थी, वो लेकर के आई थी एज पर सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इस सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से के हिसाब से भारत सरकार के पास पावर है कि किसी भी करेंसी के लीगल टेंडर को कैंसिल करने का, यानी कि उसकी लीगलिटी को खारिज करने का, जो सरकार ने किया 8 नवंबर 2016 को, जिसको हम लोग डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या सरकार ने अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मिसयूज़ किया है, क्योंकि ये कानून था। इस कानून के मदद से सरकार के पास कुछ पावर आते हैं कि कब कब कौन से नोटों को कैंसिल करना है, उसकी लीगल टेंडर को कैंसिल करना है, ये पावर सरकार के पास है। तो ये कानून की मदद से ये पावर सरकार को मिलता है। दैट मीन्स दिस प्रोविजन कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कोर्ट में यह मामला पहुंचा कि क्या सरकार ने इस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मिसयूज़ किया है, और क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। ये सब मामला भी डिस्कस हुआ इस डीमोनेटाइजेशन वाले केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, सरकार ने अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ठीक इस्तेमाल किया है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो फाइनल बात यहाँ से ये निकल कर के आती है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सरकार ने रीजनेबल तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया एक पर्टिकुलर केस में,
इसका फैसला लेने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानून बनाने का हक पार्लियामेंट के पास है। जो बचे खुचे जो डिटेल्ड हैं, निटी-ग्रिटीज़ हैं, उनको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वो एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स ने जो निटी-ग्रिटीज़ पे काम किया है, कहीं वो उनके पावर से बढ़ करके ज़्यादा मिसयूज़ तो नहीं किया उन पावर्स का, इसको देखने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेगा डैम ऑन ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि चाइना इज प्लानिंग टू हैव अ डैम नियर द ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और फिर उस कारण से इंडिया के ऊपर क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट पहुंच सकते हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर इस आर्टिकल को हमें डिटेल में समझना है तो हमें यह समझना होगा कि इंडिया या चाइना दोनों ही वाटर डेफिशिएंट कंट्री हैं। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से वाटर रिसोर्सेज हमारे पास कम है। फॉर एग्जाम्पल चाइना हैज़ 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन बट ओनली 17% ऑफ वाटर रिसोर्स, 7% ऑफ वाटर रिसोर्स। While India has about 18% of world population, 19% of world population, but is blessed with only 4% of water resource. तो दोनों ही देश में पॉपुलेशन के हिसाब से वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है। उसमें भी दिक्कत क्या है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, कुछ जगहों पे नॉर्मल है। तो जो डिमार्केशन लाइन है वाटर अवेलेबल और वाटर की स्कार्सिटी वाले रीजन में, उस डिमार्केशन लाइन को हम लोग वाटर डिवाइड लाइन कहते हैं। जैसे इंडिया के केस में वाटर डिवाइड लाइन कुछ ऐसा होता है, वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया। ये वाला जो एरिया है दैट इज़ एसेंशियली वाटर डेफिशिएंट एरिया, जबकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। ऐसे ही हालत को चाइना में भी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जियान हुआई जो लाइन है दैट इज़ कंसिडर टू बी वाटर डिवाइड लाइन ऑफ चाइना। तो इससे जो नॉर्थ साइड वाला एरिया है दैट इज़ वाटर डेफिशिएंट, जो साउथ साइड वाला एरिया है वो है वाटर अवेलेबल वाला एरिया। तो नॉर्मली ये देश करते क्या हैं, जैसे इंडिया में भी हम क्या करते हैं कि इस साइड से वाटर को हम लोग वाटर डेफिशिएंट रीजन में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेथड्स लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स और क्रिएशन ऑफ डैम्स एंड डाइवर्टिंग वाटर इन दिस एरिया। चाइना भी यही करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी या बाकी सारे जो मेजर रिवर्स हैं उन पर डैम बना करके चाइना इस अपने अवेलेबल रीजन से, वाटर अवेलेबल रीजन से उसको वाटर डेफिशिएंट रीजन में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को अगर चाइना नॉर्थ साइड में डाइवर्ट करेगा तो जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं जैसे इंडिया जैसे देश या बांग्लादेश जैसे देश, उनके यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होगी, हमारे यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होगी। क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र का पानी जब हमारे स्टेट में आता है असम में, तो इट एक्ट्स लाइक लाइफ लाइन फॉर आवर स्टेट। और अगर चाइना इस पानी को डाइवर्ट करेगा इन द नदर्न रीजन देन दैट विल लीड टू वाटर स्कैरसिटी इन आवर कंट्री। ये समस्या हो रही है। चाइना इज प्लानिंग टू हैव सीरीज ऑफ डैम्स, ऐसे खबरें निकल करके आ रही हैं। इंडिया और चाइना के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर के कोई सीधा सीधा अग्रीमेंट तो है नहीं। सो चाइना इज नॉट शेयरिंग एनी डेटा विथ अस। There is no clear-cut information about the number of dams or the size of the dams being created by China on these rivers. But ऐसे reports निकल कर के आ रहे हैं कि China is building a series of dam in the southern region. यहाँ पे सीरीज ऑफ डैम्स बना रहा है चाइना ऑन द सदर्न रीजन। अगर सैटेलाइट डेटा देखे जाए, सैटेलाइट के बेसिस से निकाले हुए डेटा देखे जाए तो पता चलता है कि चाइना ने कई सारे डैम्स बनाए हैं। इवन मेकोंग रिवर पे बनाया है कई सारे डैम्स, और अब चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पे भी कई सारे डैम्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल जैंगमू डैम एंड ऑल देयर हैव बीन, as per satellite images, China has been building many dams over Brahmaputra river. Like you see जैंगमू डैम, जैमू डैम। अभी रिपोर्ट ये निकल करके आ रही है कि जो ब्रह्मपुत्र का ग्रेट बेंड वाला एरिया है, चाइना इज प्लानिंग टू हैव अ डैम हियर एज वेल एंड इज ट्राइंग टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम ब्रह्मपुत्र टू द नदर्न रीजन विच इज वाटर डेफिशिएंट रीजन ऑफ चाइना। अब इससे दिक्कतें क्या होंगी? इससे इंडिया को तो दिक्कत होगी ही इन जनरल, लेकिन इंडिया में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी स्टेट को होगी तो वो हमारा स्टेट आसाम होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी स्टेट ऑफ असम के लिए लाइफलाइन है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा डीसिल्टेशन बाय द डैम। जब भी कोई डैम बनेगा, यू सी
तो जो सिल्ट है वो रिमूव होता जाएगा। द सिल्ट ब्रॉट बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, होता क्या है समझिए। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में जब फ्लड आता है तो फ्लड अपने साथ साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर के आता है, सैंड। जो नए सैंड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं खादर, और ये जो खादर है ये काफ़ी फर्टाइल होता है। जैसे हर साल इस तरह का फ्लड आता है, मैं मैसिव फ्लड, कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर जो फ्लड होता है, मॉडरेट फ्लड, उसके साथ साथ इस तरह का सैंड आता है, इसको हम लोग कहते हैं खादर। दिस खादर एवरी ईयर व्हेन स्प्रेड्स ओवर द फ्लड प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र, इट कीप्स ऑन रिप्लेनिशिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ असम प्लेन। लेकिन अगर डैम बना लिया जाएगा तो डैम क्या करेगा, पानी को रोकेगा, फिर वाटर को रिलीज करेगा, जिससे वो लोग चाइना वाले अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे या इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, पानी को डाइवर्ट करेंगे। इस चक्कर में सिल्ट जो होता है, सिल्ट सैंड इस तरह के, वो पहले ही सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, और इस कारण से असम प्लेन में सिल्ट आने बंद हो जाएंगे। हर साल जो फ्लड आता है उसके साथ ये खादर आता है जो हमारी फर्टिलिटी को रेप्लेनिश करता है असम के सॉइल को, वो नहीं होगा। एंड इट विल निगेटिवली इम्पैक्ट द फर्टिलिटी ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन, असम प्लेन। उसके अलावा हमारे बायोडाइवर्सिटी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ब्रह्मपुत्र सपोर्ट्स ए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इन द डाउन स्ट्रीम रीजन ऑफ इंडिया। इस साइड में असम और बांग्लादेश साइड में ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ ह्यूज ब्रह्मपुत्र वाटर डिस्चार्ज। बात की जाए तो दुनिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें से इंडिया में 4 हैं, उसमें से भी एक नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करता है। और नॉर्थ ईस्ट के हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को सर्वाइव कराने में ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र के वाटर को डाइवर्ट किया जाए नॉर्थ साइड में, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, उसने डिफाइन किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन 1989। इसके हिसाब से वो एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस काफ़ी ज़्यादा हो, उस एरिया को कहा जा सकता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यानी कि अलग अलग तरह के प्लांट्स स्पीसीज हों, एनिमल स्पीसीज, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वहाँ का एक फीचर है कि मोर देन 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, वहाँ के लोकल इंडेमिक 1500 टाइप के वैस्कुलर प्लांट्स होंगे, तभी जाकर के उस एरिया को कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये फीचर दिया गया। तो दुनिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसमें से इंडिया के अंदर 4 हैं। ये देखिए, द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट्स, द इंडो बर्मन रीजन एंड देन द सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार पे। ये वाला जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडो बर्मन रीजन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को बिलोंग करता है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सर्वाइव कर रहा है मेनली बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर। एंड इफ वाटर इज डाइवर्टेड इन द नदर्न रीजन देन दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विल सफर। तीसरा, चाइना। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में सालों भर तो फ्लड आता नहीं है, नॉर्मल टाइम में, सर्दियों के टाइम में तो फ्लड होता नहीं है। तो जब वाटर डेफिशिएंट टाइम होगा, जब पानी कम होगा, उस टाइम में चाइना पानी रोकेगा और उससे अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, नॉर्थ में डाइवर्ट करेगा। लेकिन जब बारिश का सीजन आएगा, जब एक्सेसिव वाटर हो जाएगा, तो चाइना क्या कर सकता है, एकाएक से सारे पानी को रिलीज कर देगा। यही करते हैं अपर राइपेरियन स्टेट, नेपाल भी बहुत बार यही करता है। जब सूखा का टाइम होता है, लेस वाटर रेनफॉल का टाइम होता है, उस टाइम में वो वाटर को स्टोर करके खुद इस्तेमाल करते हैं, और जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है तो वाटर रिलीज कर देते हैं एकाएक से, एंड दैट लीड्स टू फ्लड इन द लोअर राइपेरियन स्टेट लीडिंग टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। तो एकाएक से जो पानी रिलीज होगा चाइना साइड से फ्रॉम दीज डैम्स, सुपर डैम्स, दैट में लीड टू मैन मेड फ्लड्स इन असम। सो हर तरीके से असम को नुकसान हो सकता है। हमारा फर्टिलिटी खराब होगा सॉइल का, हमारे यहाँ का बायोडाइवर्सिटी हैम्पर होगा, हमारे यहाँ पे हमेशा ही रेनी सीजन में मैसिव फ्लड का खतरा होगा। फ्लड तो अभी भी आता है लेकिन वो फ्लड ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक होगा। इस कारण से ये जो मेगा डैम बनाया जा रहा है चाइना द्वारा ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको लेकर के सरकार को कुछ एक्शंस लेना चाहिए। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, द गवर्नमेंट शुड साइन सम अग्रीमेंट विद चाइना एंड शुड ट्राई टू स्टॉप सच अ डैम दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 Assam issues point of view.
सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट कैसे लाया गया था वो जरा समझते हैं। देखिए, हमारे स्टेट असम में असम अकॉर्ड साइन किया गया 1985 में, ये तो आप जानते हैं, राइट। असम अकॉर्ड के पीछे रीजन है असम मूवमेंट। असम मूवमेंट के पीछे कारण है इलीगल तरीके से असम के अंदर जो फॉरेनर्स आकर के रह रहे थे उनके खिलाफ शुरू होने वाला प्रोटेस्ट। तो मैनी इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट डे बांग्लादेश entered into Assam and they were living in Assam and creating excessive pressure on the local infrastructure। और फिर इस कारण से एक प्रोटेस्ट, लोकल प्रोटेस्ट शुरू हुआ असम के अंदर 1979 में, दैट वाज मेनली लेड बाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू। दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इलीगल इमिग्रेंट्स कंटिन्यूड फॉर अबाउट 6 years, जहाँ पे स्टूडेंट लीडर्स डिमांड कर रहे थे कि इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको असम से बाहर डिपोर्ट किया जाए। पहले तो पुलिस ने दबाने की कोशिश की इस प्रोटेस्ट को, इसमें कुछ एट्रोसिटीज़ भी हुई, मोर देन 800 स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ इन पुलिस एट्रोसिटीज़। लेकिन बाद में भारत सरकार मान गई और एक अकॉर्ड साइन हुआ, ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट या ट्राईपार्टेट अकॉर्ड, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस असम अकॉर्ड, इनके बीच में एक ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी मदद से ये फिर असम अकॉर्ड साइन हुआ 1985 में, 15 अगस्त 1985 को। असम अकॉर्ड के बेसिस पे फिर सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया और सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 6A एज पर असम अकॉर्ड। तो क्या था सेक्शन 6A में वो जरा देखते हैं। असम अकॉर्ड के बाद इसी के बेसिस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करके, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके हमने सेक्शन 6A ऐड किया। तो क्या था सेक्शन 6A में वो जरा देखते हैं। It created a special provision for Assam by which persons who entered between 1st January 1966 and 25th March 1971 and who were residing in the state upon being detected as foreigner will be allowed to register as voter। तो इस असम अकॉर्ड के हिसाब से जो लोग भी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले अगर हमारे स्टेट में रह रहे थे असम के अंदर, लेकिन अगर उनको इलीगल फॉरेनर की तरह आइडेंटिफाई भी कर लिया गया तब भी उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 6A में क्या बातें की गई हैं वो जरा देखते हैं। सेक्शन 6A में बेसिकली 3 कैटेगरी के बारे में बातचीत की गई है। जो लोग भी इलीगल तरीके से असम के अंदर इंटर हुए, रह रहे थे असम के अंदर, लेकिन आए 1 जनवरी 1966 से पहले एंड वे आर लिविंग इन असम लाइक एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दे विल बी गिवन ऑल द सिटीजनशिप राइट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 1 जनवरी 1966 से पहले से अगर आप रह रहे हैं, इलीगल तरीके से भी आए थे, लेकिन अगर रह रहे हैं, देन यू विल बी गिवन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में आप आए और इलीगल इमिग्रेंट की तरह आए, लेकिन आप रह रहे हैं आसाम में एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह, तो आपको 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं होगी, लेकिन 10 साल बाद आपको एक नॉर्मल सिटीजन वाले सारे अधिकार मिल जाएंगे। और वो लोग जो 25 मार्च 1971 के बाद आसाम के अंदर इलीगल तरीके से इंटर किए हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और आसाम से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। दैट वाज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी इस प्रोविजन को भी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जो तीसरा प्रोविजन हम बात कर रहे हैं कि 1971 के बाद जो लोग इंटर हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और डिपोर्ट किया जाए, इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए एनआरसी अपडेट किया जा रहा है, जिसमें कट ऑफ डेट रखा गया है 25 मार्च 1971। लेकिन ये जो करंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू दीज 2 प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में वैसे कई सारे पिटीशंस फाइल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इन दोनों प्रोविजन का भी क्या बेसिस है, आखिर कैसे कोई आदमी इलीगल तरीके से इंटर होकर के इंडिया में रह रहा है और उसको हम लोग सिटीजनशिप राइट्स दे सकते हैं, चाहे वो 66 से पहले से रह रहा है, 66 से 71 के बीच में आया। तो नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल इवेल्युएट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो हो सकता है कि जितने सारे लोगों को सिटीजनशिप मिली हुई है आज पर दिस सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उनकी भी सिटीजनशिप चली जाए इफ़ ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फैसला करती है कि ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विल डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दोज पीपल हु हैव गॉट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड आर रिजाइडिंग इन असम एज पर दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। 1966 से पहले से रह रहे हो या 66 से 71 के बीच में आकर के रह रहे हैं।
The next article is about Bodo Accord implementation. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. बोडोलैंड इंसर्जेंसी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1929 में जब हमारे देश में साइमन कमीशन लाया गया, 1919 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके फंक्शनिंग को स्टडी करने के लिए और उसके बेसिस पे फ्यूचर में नए लॉ बनाने के लिए, तो साइमन कमीशन के सामने बोडो लीडर कालीचरण ब्रह्मा साहब ने एक रिक्वेस्ट सबमिट किया वेयर ही डिमांडेड ए separate political identity for Bodo tribe. He did not wanted Bodo to be part of the Assam region. In 1970, the separate identity demand became deeper and the demand for a separate state named Udyanchal to be created out of Assam became stronger. 1980 में जब ये डिमांड पूरे नहीं हुए उद्यांचल के अलग स्टेट बनाने के, जब ये डिमांड पूरे नहीं हुए तो फिर इंसर्जेंसी राइज होने लगी। लोगों ने वायलेंस का रास्ता, हथियार वगैरह इस्तेमाल करने लगे, वायलेंस का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। तो 1980s में कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जैसे कि BLT बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर एंड NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, दे स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट कंट्री इटसेल्फ। तो कुछ ग्रुप जो हैं वो सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, बट सम ग्रुप्स वेंट फॉर एक्सट्रीम डिमांड लाइक सेपरेट कंट्री फॉर बोडोज। तो इस तरीके से ये जो बोडोलैंड इंसर्जेंसी राइज हुई, लेकिन धीरे धीरे बोडोलैंड इंसर्जेंसी को कंट्रोल भी किया गया। 2003 में BLT बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स सरेंडर्ड एंड दे एंटर इनटू अ पीस अग्रीमेंट। उसके बाद ये जो बोडोलैंड वाला रीजन है इसको एक शेड्यूल ट्राइबल रीजन डिक्लेयर कर दिया गया, ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, BTR रीजन जिसको आप कहते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया रीजन। तो ये बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स के सरेंडर के बाद 2003 में ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगिरी वाला एरिया, इसको मिला करके बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया एज ए ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिले लॉ मेकिंग या एग्जीक्यूटिव्स के। 2005 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ऑल्सो सरेंडर्ड, लेकिन इसी ग्रुप का, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ग्रुप का एक सब ग्रुप था जिसको आप कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सोंगबीजीत फैक्शन, इसलिए इसको लिखते हैं NDFB ब्रैकेट में S। दिस NDFB-S रिमेन्ड आउटसाइड द पीस प्रोसेस इन 2005। तो नेशनल BLT ने सरेंडर किया, NDFB ने सरेंडर किया, लेकिन NDFB-S सोंगबीजीत फैक्शन सरेंडर नहीं किया। इस NDFB-S सोंगबीजीत फैक्टर ने सरेंडर किया, फैक्शन ने, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड ऑफ सोंगबीजीत फैक्शन, इन्होंने सरेंडर किया 2020 में जाकर के फाइनली। और इसके साथ ही आप बोल सकते हैं कि बोडोलैंड इंसर्जेंसी केम टू एंड कंप्लीटली विद सरेंडर ऑफ दिस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सोंगबीजीत फैक्शन, एंड दिस इज हाउ बोडोलैंड इंसर्जेंसी केम टू एन एंड। एंड बोडो पीस इस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सोंगबीजीत फैक्शन के सरेंडर के बाद इनके और सरकार के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बोडो पीस अकॉर्ड, दैट वाज साइंड ऑन 26 जनवरी 2020। बोडो पीस अकॉर्ड के हिसाब से सरकार ने कुछ प्रोमिसेस किए जिसके रिटर्न में फिर NDFB-S ने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया। तो क्या प्रोमिसेस थे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, जो ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल 6, उसको रीस्ट्रक्चर करके बना दिया जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में मेन अंतर ये होगा कि कई सारे नॉन बोरो रीजन जो है वो BTAD का हिस्सा थे और कई सारे जो बोरो ट्राइब के जो रीजन थे वो BTAD का हिस्सा नहीं थे। तो BTAD को रीस्ट्रक्चर करके BTR बनाया जाएगा जिसमें नॉन बोरो विलेजेस को बाहर किया जाएगा और बोरो विलेजेस को ऐड किया जाएगा। मोर पावर्स विल बी गिवन टू दिस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। जो सीटें हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की उसको 40 से बढ़ा करके 60 कर दी जाएंगी। ST स्टेटस दिया जाएगा बोडो हिल्स को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इन द बरामा टाउन ऑफ बक्सा डिस्ट्रिक्ट और 1500 करोड़ का डेवलपमेंटल पैकेज लाया जाएगा फॉर बोडो रीजन। तो इस तरह के अनाउंसमेंट्स किए गए बोरो पीस अकॉर्ड के लिए, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अभी जो अनाउंसमेंट्स हैं बोरो पीस अकॉर्ड के वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। तो अभी 2 साल हुआ है, 26 जनवरी 2020 को ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, 3 साल होने को आए, तो अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसी से रिलेटेड एक करंट स्टेटमेंट आया है भारत सरकार का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि ये 2023 के अंत तक
बोडो पीस अकॉर्ड के हर एक प्रोविजन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फातिमा बेगम शेख जी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। सी वॉज नॉट मुस्लिम फ्रीडम फाइटर, सी वॉज एजुकेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर and Montreal Protocol is associated with ozone layer depletion. PM Swanidhi scheme is a special microcredit facility for street vendor, that is right, but it is not by Ministry of Finance, it is by Ministry of Housing and Urban Affairs. So second statement is wrong. Second wrong होते ही एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, राइट। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे भी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।